वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मोरा। इस मूवी में 4 लड़कों की कहानी को दिखाया गया है, किस तरह से वो 4 लड़के गलत कदम उठाने पर उनकी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रम्या नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। रात के समय जब रम्या अपने घर से निकलकर कहीं पर जा रही होती है तो तभी एक अनजान बंदा पीछे से आकर रम्या को स्टैप कर देता है। रम्या अपना बचाव करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक और बंदा आकर रम्या को दोबारा स्टैप करके इसको कम्प्लीटली मार देता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर 4 टीनेज लड़कों को दिखाया जाता है। आनंद, करवू, मनाफ, साजी। ये 4 लड़के अपनी पढ़ाई स्टॉप करके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मतलब अगर कोई गैंग इन 4 लड़कों को थोड़े पैसे देकर झगड़े के लिए बुलाते तो ये चारों फटाफट से वहाँ पर पहुंचकर हंगामा कर देते। और इसी तरह ये चारों झगड़ा करके भागने में बहुत ही माहिर होते हैं, पुलिस के हाथ ही नहीं लगते। एक दिन एक गैंग मेंबर इन चारों को देखकर कहने लगता है कि आप चारों तो झगड़ा बहुत ही अच्छी तरह से करते हो और उसी तरह एस्केप भी होते हो। कब तक ऐसे छोटे मोटे झगड़े करते रहोगे? मैं एक बहुत बड़े बंदे को जानता हूँ, अगर तुम चारों उस बंदे के पास काम करोगे तो पैसा भी मिलेगा और नाम भी। ये चारों पूछने लगते हैं कि किसकी गैंग में ज्वाइन होना है हमें। वो बंदा इन चारों को अनी नाम के एक बंदे के पास ले जाता है। ये चारों पूछने लगते हैं, अरे क्या अनी भाई हम चारों को अपनी गैंग में रखेंगे? वो तो इतने बड़े बड़े सेटलमेंट्स करते हैं। सो जब ये चारों अनी के पास जाते हैं तो अनी इन चारों को देखकर कहने लगता है, अरे यार तुम तो बहुत ही छोटे बच्चे हो, अभी से तुम लोग गैंग वैंग के चक्कर में मत पड़ो। पहले तुम चारों काम को ऑब्जर्व करो, बाद में देखते हैं। बाद में ये 4 लड़के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त अनी के पास एक बंदा आता है। अनी इस बंदे के साथ थोड़ा सेटलमेंट की बातें शातें करते रहता है। ये मीटिंग होने के बाद ये चारों वापस अपने घर पर चले जाते हैं। आनंद के घर में इसकी माँ होती है। आनंद के बचपन में ही इसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। अब दोबारा आनंद की माँ एक और शादी करने का प्लानिंग करती रहती है, लेकिन आनंद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इसकी माँ दूसरी शादी करे। आनंद अपनी माँ से बात ही नहीं करता। आनंद की एक बहन भी होती है, वो जब जब अपने बहन के घर पर जाकर टाइम स्पेंड करते रहता है। दूसरी तरफ रम्या को दिखाया जाता है। एक्चुअली रम्या एक बहुत बड़ी बिजनेसवुमेन और पॉलिटिशियन होती है। ये अनी रम्या के पास ही काम करता है। रम्या का राइट हैंड जैसा होता है अनी। अनी रम्या के लिए सारे काम करते रहता है। और इसी तरह रम्या का एक फालतू बेटा होता है, एक साइको की तरह बिहेव करते हुए अपनी माँ से जिद करते रहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। खैर अब रम्या का एक ग्रेनेड क्वेरी होती है। फिलहाल इसके क्वेरी के पास वर्कर्स धरना करके बैठे होते हैं कि उन लोगों को सैलरी में हाइक चाहिए। कुछ दिनों से क्वेरी के पास काम रुका हुआ है, तो फिलहाल रम्या अनी को बुलाकर इसी के बारे में डिस्कस करने लगती है कि अनी तुम कुछ भी करो, वर्कर्स अपना धरना रुकाकर दोबारा काम को स्टार्ट कर देना होगा। अनी कहने लगता है कि अरे मैडम आप निश्चिंत रहिए, कल तक ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। खैर दूसरे दिन उन 4 लड़कों के पास अनी और उसकी गैंग आकर इन चारों को भी अपने साथ उस क्वेरी के पास ले जाने लगते हैं। ये 4 लड़के भी बहुत खुश होकर अनी के साथ जाने लगते हैं। वहाँ पर अनी उन वर्कर्स के पास जाकर हल्के से धमकी देने लगता है कि तुम्हारी ये स्ट्राइक आज ही रोक दो। वर्कर में का एक बंदा कहने लगता है, नहीं हम ये स्ट्राइक नहीं रोकेंगे, हम बहुत मेहनत करके काम करते हैं लेकिन हमारी सैलरी बहुत ही कम है। अनी दोबारा इन लोगों को धमकी देने की कोशिश करने लगता है कि अगर तुम लोग अपनी स्ट्राइक नहीं रोकोगे तो सोच नहीं पाओगे तुम्हारे साथ क्या होगा। इसी दरमियान में वहाँ के गांव वालों को इसके बारे में पता होती है कि कुछ गुंडे वर्कर के पास आकर धमका रहे हैं। सारे गांव वाले अनी की गाड़ी के सामने आकर इसको डराने धमकाने लगते हैं कि ये मैटर हमारा और रम्या मैडम के बीच का है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब इतने सारे लोगों को देखकर अनी भी थोड़ा झुकने लगता है, कहने लगता है कि मैं मैडम से बात करूंगा। उसी वक्त वो 4 लड़के यहाँ पर बहुत हंगामा कर देते हैं। उन सारे गांव वालों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। जितनी पब्लिक होती है वो सारे लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर रात होने के बाद रम्या अनी के प्लेस पर आकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उनको धमकाने के लिए कहा, मारने के लिए नहीं कहा। अब उन सारे लोगों ने मुझ पर केस ठोका। छोटी सी प्रॉब्लम अब बहुत बड़ी हो चुकी है। पुलिस वाले तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। जब तक ये मामला सेटल नहीं होता तुम अपने आदमियों के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ। सो उसी रात अनी अपने आदमियों को लेकर जंगल में चला जाता है। अनी के साथ साथ वो 4 लड़के भी होते हैं, आनंद, करवू, मनाफ, साजी। खैर सुबह होने के बाद अनी का एक बंदा नाश्ता लाने के लिए जंगल से बाहर जाने लगता है। उसी वक्त उसी जंगल में कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं अनी और उसके आदमियों को ढूंढते हुए। अनी का वो बंदा अपने आदमियों को सिग्नल भेजने लगता है। सिग्नल सुनने के बाद अनी अपने आदमियों को आगाह करके फटाफट से ये लोग यहाँ से
भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नल नकीली पुलिस वाले इन लोगों को देख लेते हैं, इनका पीछा करने लगते हैं। पुलिस वाले और अनी के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। जब पुलिस वाले अनी को पकड़ने ही वाले होते हैं, उसी वक्त वो 4 लड़के उन पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं। इन्हीं 4 लड़कों की वजह से अनी लकीली वहाँ से बच के भाग जाता है। पुलिस वाले इन 4 लड़कों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं कि तुम लोगों की उम्र क्या है और तुम लोग क्या काम कर रहे हो, गुंडागर्दी करने की ये कोई उम्र है। टीनेज बच्चे होने की वजह से इन पर केस फाइल दर्ज नहीं करते। दूसरे दिन उनके माँ बाप को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर सारा मामला समझाने लगते हैं। एक्चुअली ये 4 लड़कों की फैमिली बहुत ही गरीब होती है। उनके पेरेंट्स पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दो सर प्लीज। दूसरी तरफ अनी उन वर्कर्स को थोड़े पैसे देकर केस विथड्रॉ करने के लिए कहता है, तो उसी तरह से वो 4 लड़के पुलिस स्टेशन से रिलीज भी हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते समय ये चारों ऐसे फील होने लगते हैं कि इन्होंने कोई फ्रीडम फाइट करके जेल गए, जरा भी गलती का एहसास नहीं होता। इस हादसे के बाद ये 4 लड़के और बिगड़ जाते हैं, मतलब अपनी मनपसंद की जिंदगी जीने लगते हैं, कभी इससे झगड़ा उससे झगड़ा। यही सोचकर प्राउड फील होने लगते हैं कि इनके सर पर अनी भाई का हाथ है, कोई कुछ भी हमारा उखाड़ नहीं पाएगा। एक दिन एक बंदा अनी के पास आकर ये कहने लगता है कि मदुरई और कोयम्बतूर के हाईवे पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री का ओनर अपना ब्लैक मनी उसी फैक्ट्री में छुपा के रखा है। एक्चुअली मैं भी उस फैक्ट्री में पार्टनरशिप हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने शत्रु और सुनील नाम के 2 तमिल वाले बंदों के साथ उस फैक्ट्री में चोरी करवाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार भी वो 2 लड़के फेल हो गए। अगर हम उस पैसे को हासिल कर लेंगे तो हमारी लाइफ सेटल हो सकती है। यही खबर जब अनी रम्या को जाकर सुनाने पर रम्या कहने लगती है कि तुम भी एक बार ट्राई करो अनी। सो अनी अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि हमारी गैंग में जो 4 नए लड़के हैं ना, उनको कल मेरे पास बुलाओ। सो दूसरे दिन वो 4 लड़के अनी से मुलाकात करने पर अनी इन चारों से कहने लगता है, मदुरई के हाईवे पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर काफी सारे करोड़ों का पैसा है, वही पैसे तुम चारों को चुराना होगा। इस काम के बदले आप जितना भी मांगो हम दे देंगे। चोरी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ मैं देख लूंगा। ये चारों भी चोरी करने के लिए ओके कह देते हैं। बाद में आनंद अनी से कहने लगता है कि आपने कहा था ना कि उससे पहले 2 तमिल लड़के चोरी करने की कोशिश की, हमें उनका फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, हम लोग उन दोनों से थोड़ा हेल्प लेंगे। तो अनी उसी तरह से दे भी देता है। बाद में ये 4 लड़के अपने घर में यही कह देते हैं कि ये चारों कुछ काम से दूसरे शहर पर जा रहे हैं। इस तरह से दूसरे दिन ये चारों मदुरई पर जाकर उन दोनों तमिलियन से मुलाकात करते हैं। कहने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले तुम दोनों ने एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए गए थे ना, फेल हो गए थे, अब उसी चोरी को हम चारों करने वाले हैं। केरला में रम्या मैडम का नाम तो सुना ही होगा आपने, हम उन्हीं के बंदे हैं। अब यहाँ पर चोरी करने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। सुनील और शत्रु ओके कह देते हैं, ठीक है हम दोनों तुम लोगों की मदद कर देंगे, लेकिन उन पैसों को चुराना इतना आसान नहीं, बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पर। उस फैक्ट्री के पास हमेशा एक गैंग होती है, अगर एक भी बंदा उनके हाथ लग गया तो वो तो बहुत ही बेरहमी से मार ही देंगे। आनंद कहने लगता है तो फिर हम चारों के साथ आप दोनों भी शामिल हो जाओ, हम 6 लोग मिलकर उस चोरी को अंजाम देंगे। चोरी करने के बाद अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा हमको। सो ये दोनों तमिल वाले बंदे इसके लिए ओके कह देते हैं। बाद में ये 6 लोग किसी लॉज में रूम लेकर चोरी करने का प्लानिंग करते रहते हैं और इसी तरह पैसे भरने के लिए काफी सारे बैग्स को भी खरीदने लगते हैं। खैर रात होने के बाद ये 6 लोग अपनी कार लेकर उस फैक्ट्री के पास जाने लगते हैं। अपनी कार को कुछ दूरी पर स्टॉप करके पैदल ही उस फैक्ट्री के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। तभी ये 6 लोग ये देखते हैं कि उस फैक्ट्री से कुछ कार्स बाहर जा रही है। समझने लगते हैं कि शायद फैक्ट्री के अंदर अब कोई भी नहीं। इस तरह से दीवार कूदकर उस तरफ जाने पर वहाँ पर काफी सारे कूते होते हैं। वो सारे कूते इन 6 लोगों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये 6 बंदे उन कूतों से बच ही जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन 6 लोगों को एक बूढ़ा सिक्योरिटी बंदा नजर आता है। सो इस बूढ़े बंदे को बिना मारे इसके हाथ पैर बांध के उसके रूम में बंद कर देते हैं। बाद में अंदर जाकर ढूंढने पर इन 6 लोगों को कहीं पर भी एक भी पैसा नहीं मिलता। उसी फैक्ट्री के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट भी होता है। उस बेसमेंट के अंदर काफी सारे सील्ड बक्से होते हैं। जब एक बक्से को ओपन करते हैं तो इस बक्से में काफी सारे पैसे होते हैं। बहुत खुश होने लगते हैं कि हमारी तो जैकपॉट लग गई। इन्होंने अपने साथ जो बैग्स लेकर आए थे वो बैग्स भी कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये 6 लोग उस सिक्योरिटी बंदे के रूम में जाकर चादर में सारे पैसे लिपट लेते हैं। पैसे हासिल करने के बाद एक दूसरे की मदद करते हुए सेफली उस फैक्ट्री से बाहर आ भी जाते हैं। और जब अपनी कार लेकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो तभी एक पुलिस की कार इनके पीछे आने लगती है। ये 6 लोग बहुत घबराने लगते हैं कि ये लोग तो गए काम से।
लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस कार तो अपने काम से जा रही थी, इनकी गाड़ी को नोटिस ही नहीं किया। बाद में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद एक कार इनकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। एक्चुअली वो तमिल वाले बंदों ने कहा था ना कि उस फैक्ट्री के पास एक गैंग पहरेदारी के लिए होती है, तो फैक्ट्री में चोरी देखकर इनकी गाड़ी पर शक करते हुए इनको फॉलो करने लगते हैं वो गैंग। यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग होने लगती है। चेजिंग के दौरान ये 6 लोग एक सर्विस रोड की मदद से जंगल में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आनंद अनी को फोन करके यही बात कहने लगता है कि भाई हमने सेफली उस फैक्ट्री से पैसे चुरा लिया है, लेकिन इसी दरमियान में ये गैंग हमारे पीछे पड़ गई। हम जंगल में आकर रुके हैं, पता नहीं किस तरफ जाएं। अनी कहने लगता है ठीक है, तुम अपना लोकेशन शेयर करो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाद में ये 6 बंदे इन्हीं पैसों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि हमने अपनी जान पर खेलकर इस पैसे को चुराया है। थोड़ी देर के बाद अनी भाई आकर ये सारे पैसे अपने साथ ले जाएगा, हमें क्या मिलेगा? आनंद कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अनी भाई ने कहा ना हम जितना पूछेंगे उतना देंगे वो, और ऊपर से सुनील और शत्रु भी हमारे साथ आए हैं, उनको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए ना। अनी भाई से बात करके मैं इन दोनों को पैसे दिलवाऊंगा। आनंद की बातें सुनने के बाद वो 2 तमिल वाले बंदे बहुत खुश होने लगते हैं कि ये लोग हम दोनों का कितना ख्याल रख रहे हैं, अच्छा खासा तगड़ा पैसा मिलेगा। सुबह होने के बाद उस फैक्ट्री ओनर को ये बात पता लग जाती है कि इसकी फैक्ट्री में चोरी हो गई। डीएसपी के साथ अपने फैक्ट्री पर आता है। वो डीएसपी उस बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड पर शक करने लगता है कि कल रात चोर आकर बिना तुम्हें जख्मी किए सारे पैसे चुरा कर भाग गए। ये कैसे हो सकता है, जिसका मतलब तुमने खुद उन चोरों की मदद की, बताओ वो पैसे कहाँ पर है। इस तरह से बहुत टॉर्चर करने लगता है। ये बूढ़ा बंदा यही कहने लगता है अरे सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ अनी उन 6 लड़कों के पास आकर इनको अप्रिशिएट करते हुए पैसे वापस मांगने लगता है। आनंद कहने लगता है कि पैसे तो दे देंगे भाई, लेकिन हम 6 लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। ये सुनने के बाद अनी का फ्रेंड इन 6 लोगों पर गुस्सा करने लगता है, अब क्या तुम लोग इतने बड़े लोग बन गए जो हमसे ही हिस्सा मांगने लगे। अनी अपने फ्रेंड को रोकते हुए कहने लगता है कि तुम चुप रहो, इन 6 लोगों ने बहुत मेहनत करके इन पैसों को चुराया। कहने लगता है देखो आनंद, ये पैसे मेरे भी नहीं है, रम्या मैडम ने इन पैसों को चुराने के लिए कहा, ये सारे पैसे मैं उन्हें ही दे दूंगा, रम्या मैडम जितना देगी उतना ले लो तुम लोग। इस तरह से फिलहाल 1 लाख रुपए देने लगता है। अब आनंद ये 1 लाख रुपए उन 2 तमिल वाले बंदों को ही दे देता है कि इन्हीं की मदद से हम ये काम कर पाए। सोच लेते हैं कि ये 4 लोग रम्या के पास जाकर अच्छे खासे पैसे मांगेंगे। उन 2 तमिल वाले बंदों को उनके घर के पास ड्रॉप करने लगते हैं। तो उसी एरिया में कुछ लोग एक फ्लेक्सी बैनर बन रहे होते हैं। ये 6 लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि जब इनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे कि ये लोग भी अपना बड़ा सा बैनर बनवाएंगे, फोटो भी खिंचवाते हैं। बाद में ये 4 लड़के वापस अपने शहर पर आकर बहुत खुश होने लगते हैं कि कुछ दिनों के बाद इनके पास काफी सारा पैसा आने वाला है। मनाफ अपने जीएफ से मुलाकात करके यही बात कहने लगता है, कुछ दिनों के बाद हमारे पास काफी सारे पैसे आने वाले हैं, इन्हीं पैसों की मदद से हम मदुरई जाकर वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, और हाँ नेक्स्ट ईयर ही हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब इसी दरमियान में अनी आनंद को कॉल करके अपने पास बुलाने लगता है अपने अड्डे पर। जब ये 4 लड़के अनी के प्लेस पर जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी रम्या का लड़का होता है, भाई जो साइको की तरह बिहेव करता है ना वो वाला बंदा। खैर अनी इन 4 लड़कों से कहने लगता है कि मैंने रम्या मैडम से तुम चारों के बारे में बताया। थोड़ी देर के बाद रम्या मैडम खुद यहाँ पर आने वाली है, तुम चारों अपना हिस्सा मांग लेना जितना मांगना चाहते हो। सो थोड़ी देर के बाद रम्या यहाँ पर आकर इन चारों से यही बात कहने लगती है, अरे बेटा एक काम किया नहीं तभी से तुम चारों हिस्सा मांगने लगे। अगर मैं 10 लोगों को काम पर भेजूंगी क्या मैं उन 10 लोगों को भी हिस्सा देने लग जाऊंगी? मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, एक मजदूर जैसे है बस। मनाफ कहने लगता है मैडम हमने तो आपके पैसे नहीं मांगे, हमने जो मेहनत की उसी के तो पैसे मांग रहे हैं। रम्या कहने लगती है ठीक है तुम्हारी मेहनत मुझे नहीं चाहिए, 20 लाख रुपए दे दूंगी तुम बांट लो। साजी कहने लगता है कि हमने करोड़ों रुपए चुराए और आप हमारे मुंह पर 20 लाख रुपए मार रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा मैडम, एक एक बंदे को 50 लाख रुपए चाहिए। रम्या कहने लगती है कि एक एक बंदे को 50 लाख रुपए दूंगी तो 6 लोगों को 3 करोड़ रुपए देना होगा मुझे, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, जितना देती हूँ उतना ले लो। इसी बातों ही बातों में रम्या का बेटा बहुत ही हंगामा करते हुए उन चारों को बहुत मारने पीटने लगता है, गालियाँ देने लगता है कि तुम साले मजदूर की औलाद, तुम्हें हिस्सा चाहिए पैसों में, हमारे पैरों के नीचे धूल हो तुम लोग। जब बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तभी अनी रम्या के बेटे को रोकते हुए इन चारों को दिलासा दिलाने लगता है, वहाँ से भेजने लगता है कि फिलहाल तुम चारों यहाँ से जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। इस तरह से अनी बचा लेता है। बाद में ये चारों किसी जगह पर आकर बहुत फील होने लगते हैं कि उस रम्या के बेटे ने हमें इतना मारा और गालियाँ दी
उसके पास काम करने वाले कूते हैं हम, नहीं उसे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से ये चारों एक रॉड लेकर रम्या के बेटे को ढूंढने लगते हैं इधर उधर। फाइनली किसी रास्ते पर रम्या का बेटा नजर आता है, अपनी कार से जा रहा होता है अपने आदमियों के साथ। ये चारों सारे लोगों पर हमला करके बहुत मारने पीटने लगते हैं, स्पेशली रम्या के बेटे को। रम्या का बेटा बहुत जख्मी होकर हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। उसकी माँ उसको देखने के लिए हॉस्पिटल पर आकर बहुत फील होने लगती है। ये बात जानकर अनी भी हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है। रम्या कहने लगती है कि जान को तो कोई खतरा नहीं, लेकिन उन चारों ने मेरे बेटे के हाथ पैर को फ्रैक्चर कर दिया। अनी कहने लगता है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि वो चारों इतना बड़ा कांड कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। उसके बाद अनी उन चारों को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। वो चारों अनी से मुलाकात करने पर अनी इन चारों को डांटने लगता है कि क्यों तुम लोगों ने रम्या मैडम के बेटे को पीटा। ये चारों भी कहने लगते हैं, अरे अनी भाई, आपने देखा था ना कि उसने हम चारों को कितना मारा पीटा और गालियां भी दी, आप भी हमारी मदद नहीं की। अनी कहने लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को वहाँ से नहीं भेजता तो वो तो तुम लोगों को मार ही देता, और वैसे भी मैं रम्या मैडम से बात करने ही वाला था। अभी भी बात करके आया हूँ। रम्या मैडम तुम चारों को 3 करोड़ रुपए देने के लिए मान गई। पैसे लेकर तुम चारों यहाँ से चले जाओ। दूसरे दिन जब 2 लड़के अपनी बाइक से कहीं पर जा रहे होते हैं तो तभी एक लॉरी आकर इन दोनों को ठोक देती है। एक्चुअली ये दोनों रॉन्ग रूट से गाड़ी चला रहे थे। उसी वक्त इन दोनों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनने के बाद बाकी 2 लड़के बहुत रोने लगते हैं। जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, अनी और रम्या भी इन दोनों के अंतिम संस्कार पर आते हैं, और इसी तरह तमिल वाले वो 2 लड़के भी यहाँ पर आकर बहुत रोने लगते हैं। यह होने के बाद दूसरे दिन अनी आनंद और दूसरे लड़के को अपने पास बुलाकर उनके पैसे दे देता है, 3 करोड़ रुपए। पूछने लगता है कि इन पैसों का तुम दोनों क्या करोगे। आनंद कहने लगता है कि भाई पहले उस सुनील और शत्रु को उनका हिस्सा दे देंगे, बाद में घर में कुछ पैसे देकर हम मदुरई जाकर सेटल हो जाएंगे वहाँ पर। इस तरह से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि आनंद के फ्रेंड्स को मारने में अनी का हाथ है। मतलब रम्या ने ही आनंद के फ्रेंड्स को मरवाया और अब इन दोनों को भी मरवाना चाहती है। इस तरफ आनंद और उसका फ्रेंड जब मदुरई जा रहे होते हैं वही उन तमिल वालों के पास, तभी रम्या के बंदे इन दोनों को फॉलो करके इन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में आनंद के फ्रेंड को मार भी देते हैं। बेचारा आनंद बहुत ही मुश्किल से अपनी जान को बचा लेता है। समझ जाता है कि ये सारी चीजें वो रम्या और अनी ने किया। रात होने के बाद आनंद चोरी चुपके अपने घर वापस आकर अपनी बहन से मुलाकात करता है। जो हुआ वो सारी चीजें शेयर करने लगता है कि उन लोगों ने मेरे 3 दोस्तों को मार दिया और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो दीदी तुम माँ का ख्याल रखना। इसकी बहन कहने लगती है कि आनंद तुम फटाफट से हमारे गांव पर चले जाओ। आनंद कहने लगता है नहीं दीदी, यहाँ पर मुझे कुछ काम बाकी है। इस तरह से आनंद उस बंदे के पास जाता है जिसने पहली बार अनी से मिलवाया था। इस बंदे को मार पीट कर अनी के बारे में पूछने लगता है कि अनी कहाँ पर मिलेगा। दूसरे दिन ही आनंद अनी के पास जाता है उसे मारने के लिए। अनी आनंद को देखकर कहने लगता है मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए ही आए हो, लेकिन ऐसा मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन आनंद नहीं मानता। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में अनी को चांस मिलता है आनंद को मारने का, लेकिन उसे नहीं मारता। कहने लगता है कि जाओ जाकर जी लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन आनंद वही चाकू लेकर अनी को मार देता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने चहेते दोस्तों को खो दिया। उसी वक्त अनी का फ्रेंड अनी को ढूंढते हुए वहाँ पर आने पर आनंद अनी के फ्रेंड को भी बहुत मारने पीटने लगता है। इसका हाथ भी काट देता है। रम्या के बारे में पता कर लेता है। दूसरी तरफ रम्या को दिखाया जाता है जो कुछ काम से बेंगलुरु पर आई होती है। इसको पता लग जाता है कि आनंद ने अनी और उसके फ्रेंड को मार दिया। उसी वक्त उस फैक्ट्री का ओनर और डीएसपी रम्या के पास आते हैं। कहने लगता है कि मुझे पता लग चुका है कि मेरे फैक्ट्री में चोरी करने में तुम्हारा ही हाथ है। मेरे पैसे मुझे लौटा दो, वरना तुम्हारी फैमिली का क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। रम्या कहने लगती है ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद रम्या रोजमर्रा की तरह अपने जिम पर आकर वर्कआउट करने लगती है। उसी जिम के बाहर आनंद होता है रम्या का इंतजार करते हुए उसे मारने के लिए। अपना वर्कआउट खत्म करके जब रम्या बाहर आ रही होती है तो आनंद अपने हाथ में चाकू लेकर रम्या के पास जाने लगता है। उसी वक्त एक कार आकर आनंद को ठोक देती है, इसका एक्सीडेंट कर देती है। आनंद का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं, वही बंदा होता है जिसने अनी से मिलवाया था। यहाँ पर एक और बात यह है कि आनंद अनी को मारने के बाद उन तमिल वाले दोनों बंदों के पास जाता है। इन दोनों से यही कहने लगता है कि किस तरह से इसके 3 दोस्त मारे गए, रम्या ने ही उनको मार दिया। अब इसे भी मारना चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं उसे मार दूंगा।
ये दोनों कहने लगते हैं कि तुम अकेले कैसे जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। आनंद कहने लगता है नहीं नहीं, तुम दोनों ने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद की, तुम दोनों के पैसे मैं लौटा नहीं पाया। इस तरह से यह अकेला रम्या के पास जाने लगता है, लेकिन वो दो टमिलियंस आनंद के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जब आनंद का एक्सीडेंट होता है वो दोनों भागते हुए आनंद के पास आकर बहुत रोने लगते हैं। यह होने के कुछ दिनों के बाद ये दोनों टमिलियंस मौका देखकर रम्या को मार देते हैं। यह सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस एक्सीडेंट की वजह से आनंद मर चुका होता है, उसी का बदला ये दोनों रम्या से ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों वापस अपने शहर पर आकर अपने 6 लोगों का बैनर बनवाने लगते हैं। एक दिन इन 6 लोगों ने डिसाइड किया था ना, अब वो वादा पूरा करते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। चले थे शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये चारों दुनिया से ही चल बसे। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।